नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती आ चुकी है, सभी को पता ही है। उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए हम क्लासेस लेकर के आएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज उसकी फ़र्स्ट क्लास हम लेने वाले हैं। लगभग पूरा सिलेबस है आपका वो यही हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाएंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करनी है वो मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा सिलेबस में दिया गया है उसके रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की फ़र्स्ट क्लास हमारी आज रहने वाली है। तो सभी साथी यहाँ पे ITI डिप्लोमा या बीटेक हैं, काफ़ी कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जानते हैं। मैं बस उसको थोड़ा सा और विचार विमर्श में लेकर के आऊँगा कि कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें आप भी और कोऑपरेट करें। एक तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो बिल्कुल आप डिसलाइक करके जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाएँ ताकि थोड़ा मोटिवेशन वो मिलता रहे। समय निकाल के बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहे हैं। तो बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है। बहुत से तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, वो एक प्रकार की लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है या ग्राफिकल लैंग्वेज है एक, कि हम एक डायग्राम के माध्यम से जो कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉपर मैप है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी जॉब है हमारी, या कोई भी चीज़ हमें बनानी है, चाहे वो कंपनी में कोई मटेरियल बनाना हो, कोई बेयरिंग बनाना हो, कोई गियर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, उसको एक डायग्राम के माध्यम से हम सामने वाले को समझा पाते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेट करने का तरीका हो गया, एक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स हो गई। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ये आप नोट कर लें। पूछा जा सकता है पेपर में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, तो एक लैंग्वेज है, और किसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है या एक ग्राफिकल लैंग्वेज है, ये आप बता सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अपना जो फर्स्ट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, साइजेस एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स, पोजीशन एंड कंटेंट ऑफ टाइटल ब्लॉक एंड कन्वेंशंस। ये फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा आज हम कवर करने वाले हैं। सभी साथी वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, कोई भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें। पता नहीं कौन से दो शब्द आपके क्वेश्चन में ऐसे कैसे बन करके आ जाएं और आप उस चीज़ को मिस कर जाएं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 की। आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही वाला भी कट जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैंने आपको बता दिया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो एक ग्राफिकल लैंग्वेज है या लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, भले ही आप स्क्रीनशॉट्स हैं वो ले सकते हैं। एक PDF मैंने बैठ करके आज थोड़ी प्रिपेयर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में लिखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल लैंग्वेज विच आल्सो यूजेस रिटन लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो वही मैं आपको बता रहा था कि कम्युनिकेट करने के लिए ये भी एक इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सभी को पता भी होगा ऑलमोस्ट, बस हमको थोड़ा सा रिव्यू दोबारा से हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके सामने दिखाया गया है ड्राइंग बोर्ड। ये ड्राइंग बोर्ड का डायग्राम मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। ड्राइंग बोर्ड से संबंधित आपसे जो क्वेश्चन आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग बोर्ड का साइज हो सकता है, या आपको डायग्राम देख करके उसके जो पार्ट्स के जो नेम है वो पूछे जा सकते हैं, या उनका छोटा मोटा जो काम है वो ऑप्शन में आपको दे करके पूछा जा सकता है।
क्या क्या पार्ट्स हैं, तो ये सामने आपके ड्राइंग बोर्ड का डायग्राम है। इसमें दो यहाँ पर आपके लिए बैटन्स लगाए गए हैं, ये नीचे की साइड में स्ट्रिप्स लगी हुई हैं। बॉटम एरिया है ये ड्राइंग बोर्ड का। ये जो साइड में आपकी बनी हुई है इसको बोलते हैं एबोनी या वर्किंग एज आप इसको कह सकते हो, जो कि एक स्ट्रेट होती है, प्लेन होती है, जहाँ पे हम टी स्क्वायर रख करके हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो लगा सकते हैं। तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड का डायग्राम आपके सामने है। दूसरी चीज़ है ड्राइंग बोर्ड के साइजेज हैं, उनके बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से हैं, चारों के नाम मैं आपको बता दूँ, D0, D1, D2 और D3। ये 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड हैं और इन चारों का अपना अपना एक स्पेसिफिक साइज़ है, भले ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले D0 का जो साइज़ है वो 1500 गुणा 1000 गुणा 25 आपके लिए दे रखा है, देख सकते हैं। दूसरा है D1, जिसके लिए 1000 गुणा 700 गुणा 25 आपको दे रखा है। नंबर 3 पे D2 है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे 700 आ जाएगा, 700 गुणा 500 गुणा 15। और लास्ट में D3 है जो सबसे छोटा बोर्ड है, 500 गुणा 350 गुणा 15 आपके लिए 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड के साइज़ हैं। चारों आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया जाएगा कि D1 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ बताएं, तो आपको ये इनमें से भले ही चाहे आपको 1000 गुणा 700 दे सकते हैं या 25 ना भी दें या तीनों भी दे सकते हैं, चारों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि इसका सही साइज़ है वो D1 का कौन सा है। तो ये बात हो गई हमारी ड्राइंग बोर्ड के लिए। नेक्स्ट हम आपके लिए यहाँ पे चलते हैं 2 नंबर इक्विपमेंट, टी स्क्वायर। देखिए ड्राइंग बोर्ड के साथ में टी स्क्वायर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। ये जो टी स्क्वायर है इस तरीके से आपके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा जाता है। रखने के बाद ये जो साइड में जो एबोनी है ड्राइंग बोर्ड की, उसके ऊपर इसका जो स्टॉक है, ये देखिए इसके 3 चीज़ें हैं। ये ब्लेड है, ये इसकी ब्लेड है, ये इसका स्टॉक है और ये दोनों साइड इसकी वर्किंग एज है। ठीक है, ये स्ट्रेट रहती है एकदम, ये वर्किंग एज है। स्टॉक है वो ब्लेड के नीचे की साइड में फिट रहता है, जो आपके बोर्ड के साथ में सपोर्ट दे देता है। और इसकी जो ब्लेड है वो बोर्ड के ऊपर इस तरह से फैल जाती है, जिससे हम कितनी ही ओरिजेंटल लाइन इसको आगे पीछे खिसका करके और बोर्ड के ऊपर हमारी ड्राइंग शीट लगा करके उसके ऊपर कितनी भी ओरिजेंटल लाइन है वो लगा सकते हैं। तीनों इसके भागों के नाम मैंने बता दिए। ब्लेड और स्टॉक के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिया गया, आप देख सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ड्राइंग शीट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो टी स्क्वायर आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इससे आगे चलते हैं तो आपको टी स्क्वायर भी 4 साइजेज में मिलेगा। यहाँ पे 4 साइज कौन कौन से हैं, T0, T1, T2 और T3। चारों के साइज़ वही ड्राइंग बोर्ड की तरह दे रखे हैं, 1500, 1000, 700 और 500 आपको चारों साइज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। इनका साइज़ भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि T2 जो टी स्क्वायर है उसका साइज़ आप बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो साइज़ है ये सिर्फ ब्लेड का साइज़ है, स्टॉक का कोई साइज़ नहीं होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि टी स्क्वायर के अंदर साइज़ है वो किससे लिया जाता है। ऑप्शन में रहेगा आपके लिए ब्लेड रहेगा और स्टॉक रहेगा, दोनों रहेगा, या इनमें से कोई नहीं रह सकता। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लेड के साइज़ से ही इसको स्पेसिफाई किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम चलते हैं तो ड्राफ्टर है। जो डिप्लोमा वाले साथी हैं उनको पता होगा ड्राफ्टर, आईटीआई वाले साथी शायद ना देख पाए हो ड्राफ्टर। आईटीआई में तो शायद ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल वाले साथियों के लिए तो यूज़ होता है, बाकी डिप्लोमा और बीटेक वाले साथियों को यहाँ पे ड्राफ्टर देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का होता है ड्राफ्टर, आपका देख सकते हैं। इसके सारे जो पार्ट्स नेम है वो दे रखे हैं। यहाँ पे आपको स्केल मिल जाएगी, ये इसके अंदर रेफरेंस जो मार्क हैं वो दे रखे हैं चारों तरफ। ये 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि ड्राइंग बोर्ड पे लगा करके आप इससे कितनी भी लाइनें ऊपर नीचे दाएं बाएं पैरेलल लाइनें कैसी भी लाइनें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ ये पार्ट्स नेम है। यहाँ पे ये पिवोट प्लेट है, ये बार्स हैं दोनों यहाँ पे लगाए गए हैं। ये फिक्सिंग क्लैंप है ऊपर जो बोर्ड के ऊपर टाइट हो जाता है किनारे के ऊपर, ये इसके अंदर स्केल लगाई गई है। तो
स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, या आपने बुक खरीद रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दो मिलते हैं, हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। एक के अंदर दोनों किनारे के जो कोण हैं वो 45 डिग्री के होते हैं, बीच का कोण है वो 90 डिग्री का। दूसरे के अंदर एक साइड का कोण 60 डिग्री होता है, ये आपका यहाँ पे, और दूसरी साइड का जो कोण है वो 30 डिग्री का होता है। ये बहुत ही काम में आता है जब हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। आगे बात करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू, ओब्लिक व्यू के बारे में, पर्सपेक्टिव व्यू के बारे में, उस समय बताएंगे ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो उस समय आपका बहुत काम आता है जब हम आइसोमेट्रिक व्यू है वो बनाते हैं। बाकी इन दोनों को जोड़ करके बहुत सारे एंगल हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पर ला करके खड़ा कर दूंगा तो इसके अंदर 45 का 90 डिग्री का एंगल प्लस करके 105 डिग्री का, इस तरीके से काफ़ी सारे एंगल हैं वो बना सकते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सेट स्क्वायर में कौन सा कोण है वो नहीं होता है, तो जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पे 75 डिग्री, इनमें से कौन सा एक कोण सेट स्क्वायर में नहीं होता है। तो जब आपने ये देखे होंगे या काम में लिए होंगे तभी आप बता सकते हैं कि 75 डिग्री का कोण सेट स्क्वायर में नहीं होता है। 30, 45 और 60 डिग्री दोनों सेट स्क्वायर में पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। अगला है प्रोटेक्टर। इसके बारे में शायद बताने की आवश्यकता ना पड़े, सभी ने छोटी क्लास से काम में लिया होगा। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का कोई भी कोण है वो आप मार्क कर सकते हैं। ये प्लास्टिक या वुडन में पाया जाता है, प्रोटेक्टर या चांदा इसको हम कहते हैं। इसके बाद है फ्रेंच कर्व्स। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्रेंच कर्व का क्या काम है, तो उस समय आपको बताया जाएगा कि किसी भी टाइप के जो कर्व लाइन है, ये देखिए डिफरेंट शेप यहाँ पे दी गई है, ये कर्व लाइंस हैं। जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स बनाते हैं उनमें काफ़ी जगह पे कर्व टाइप की लाइनें जो है वो दी जाती हैं, वहाँ पे फ्रेंच कर्व काम में ली जाती हैं। ये कर्व इसके नाम में ही है, कर्व शेप की लाइन लगाने के लिए जो फ्रेंच कर्व्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। कुछ भी आपको समझ में ना आए या कोई ऐसी बात हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला है 7 नंबर पे बो कंपास। देखिए बो कंपास इज यूज्ड फॉर मार्किंग और डिवाइडिंग स्मॉलर स्पेसेस, यानी कि छोटे आकार के चाप लगाने या सर्किल बनाने के लिए बो कंपास है वो यूज में लिया जाता है। अब छोटे कितने छोटे, इसकी एक रेंज दे रखी है 25 mm। ये आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है कि बो कंपास कितने mm तक के सर्किल बना सकता है, तो 25 mm तक के सर्किल या चाप है वो बना सकते हैं। किस रेंज तक बो कंपास यूज में लिए जाते हैं, तो 25 mm की रेंज तक बो कंपास है वो यूज में लिए जाते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिल जाता है कि छोटे आकार के सर्किल बनाने के लिए कौन से कंपास का यूज लिया जाता है, तो बहुत सारे कंपास आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपका सही जो आंसर होगा वो बो कंपास के साथ जाने वाला है। अगली चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेंसिल्स। तो देखिए पेंसिल्स हैं यहाँ पे बहुत टाइप की होती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूँ तो सबसे हार्ड जो पेंसिल है वो 9H की होती है, और सबसे सॉफ्ट जो पेंसिल है वो 7B की होती है। बीच में जो पेंसिल होती है वो HB की होती है। इससे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7, 8, 9H तक होती हैं, जो कि जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हार्डनेस है वो पेंसिल की बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे नीचे आएंगे ये इसके बाद 1B हो जाएगा, 2B, 3B, 4B, इस तरह से 7B तक। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे B की साइड में उतनी ही पेंसिल आपकी सॉफ्ट होती जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मीडियम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो वो HB हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म है हार्ड बॉन्ड। मैं आपको बता दूं बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है ITI के एग्जाम में भी कि मीडियम ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो HB होएगी। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, 9H की है, और सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है वो 7B की है। ये पेंसिल के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि डायमेंशनिंग करने के लिए कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मोस्टली देखने के लिए जैसे ऐसे मिल जाएगा HB,
2B, 2H और 9H। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 2H के साथ जाने वाला है। ठीक है, यानी कि मीडियम ग्रेड से थोड़ा सा ऊपर चलते ही जो कि थोड़ी ज़्यादा हार्डर होती हैं, उनकी शेडिंग है वो थोड़ी कम रहती है, उनका उपयोग हम डायमेंशनिंग करने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन हमेशा थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करूं यहाँ पे लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। ये आपके सामने ड्राइंग शीट दिखा रखी है, इसका लेआउट है, ये ड्राइंग शीट है, ये बॉर्डर लाइन है। कई बार बॉर्डर लाइन का स्पेस पूछ लेते हैं, यहाँ पे आपके सामने दिखाया गया है कि 10 mm है। ड्राइंग शीट के किनारे से बॉर्डर लाइन कितनी दूरी पे है, 10 mm के ऊपर है। दूसरा लेआउट है जो देखने वाला है वो आपका टाइटल ब्लॉक कहाँ पे है। तो टाइटल ब्लॉक हमेशा ड्राइंग शीट के राइट में बॉटम कॉर्नर में होता है, राइट साइड बॉटम कॉर्नर। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि टाइटल ब्लॉक की जो लोकेशन है वो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन कर रखी है कि पोजीशनिंग ऑफ टाइटल ब्लॉक। तो टाइटल ब्लॉक की पोजीशन कहाँ है ये आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग शीट के राइट साइड में बॉटम में, राइट साइड बॉटम आपको टाइटल ब्लॉक देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ टाइटल ब्लॉक के डायग्राम में लेकर के आयो कि टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक प्रकार से जैसे यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दे रखा है, उसके बाद क्या टाइटल है, नेम, रोल नंबर, ईयर, ये कोई स्टूडेंट वगैरह बनाए तो उनके लिए है। यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक का और डायग्राम लेकर के आया हूँ, कोई फर्म वगैरह के लिए बनाना हो तो टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वहाँ पे। एक तो उसका टाइटल है वो शामिल रहेगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट हो सकता है, नेम ऑफ फर्म आपका इसके अंदर शामिल हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर चेक मार्क वगैरह लिए, क्या क्या स्टैंडर्ड लिए हैं वो शामिल हो सकता है। आपके स्केल यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं स्केल इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्शन है वो किस में लिया आपने, फर्स्ट एंगल लिया, थर्ड एंगल में लिया है, वो भी इसके अंदर शो किया जा सकता है। टाइटल आपका हो गया, ड्राइंग नंबर हो गया। तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन में दे करके पूछी जा सकती हैं कि इनमें से क्या क्या टाइटल ब्लॉक में होता है, या क्या इनमें से कौन सी चीज़ टाइटल ब्लॉक में नहीं होती है। तो 3 ऑप्शन आपको इनमें से कोई और मिल जाएंगे। एक ऐसा ऑप्शन जो आपको इसमें हो ना हो, जैसे ड्राइंग शीट का साइज, तो वो यहाँ पे आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल ड्राइंग नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो टाइटल ब्लॉक में मेंशन नहीं होता है, तो वो आपका सही आंसर के साथ चला जाएगा। तो ये चीज़ें इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर वाले का भी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें टाइटल ब्लॉक में देखने के लिए मिलती हैं। पोजीशनिंग मैंने आपको बता दी टाइटल ब्लॉक की कहाँ होती है। ये टाइटल ब्लॉक से संबंधित सारे क्वेश्चन हो गए। और भी आपके दिमाग में कुछ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक में हम क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आ गया ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट का जो रेशियो होता है ब्रेड्थ और लेंथ का आपस में 1:√2 होता है। ये सभी को नोट कर लेना है। एक तो जब भी क्लास चले आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे, जो ज़रूर चीज़ें हैं वो आप नोट करके रखें कि लेंथ और ब्रेड का जो रेशियो होता है ड्राइंग शीट का वो 1:√2 होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछ सकते हैं कि ड्राइंग शीट का रेशियो बताओ। साइज का रेशियो है ये आपका लेंथ और ब्रेड का, लंबाई और चौड़ाई का। यहाँ पे अब नीचे आपको ड्राइंग शीट के डिफरेंट साइजेस दे रखे हैं आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 6 प्रकार की ड्राइंग शीट है आपकी। सबसे बड़ी जो ड्राइंग शीट होती है वो A0 की होती है, जिसका ट्रिम्ड साइज है वो 841 गुना 1189 mm है, और अनट्रिम्ड साइज आपका 880 गुना 1230 mm है। सारे के सारे साइज आपके सामने लिखे गए हैं। प्रत्येक आपको, ये जो अपन ऑफिस वगैरह में पेपर यूज लेते हैं A4, उसका जो ये देखिए आपके सामने ट्रिम्ड साइज है 210 गुना 297 mm है। ठीक है, सबसे छोटा पेपर आपके सामने A5 का, यहाँ पे 148 गुना 200 mm 210 mm इसका साइज है। साथ में अनट्रिम्ड साइज भी आपको सारे के सारे दिए गए हैं। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में किनारे काट करके या किनारों सहित ये साइज हैं,
दोनों के दोनों आप नोट कर सकते हैं। पेपर में आपसे दोनों में से कौन सा भी साइज पूछा जा सकता है, इसमें मैं आपको अलग से कुछ पढ़ा नहीं सकता हूँ, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे कि प्रत्येक ड्राइंग शीट का मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया। ये ट्रिम्ड साइज है, ये अनट्रिम्ड साइज है। आपको क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान देना है कि उन्होंने ट्रिम्ड साइज पूछा है या अनट्रिम्ड साइज पूछा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि A0 का अनट्रिम्ड साइज बताएं, आपने याद कर रखा है सिर्फ ट्रिम्ड साइज, और ए ऑप्शन में सबसे पहले यही दे रखा है, तो आप ध्यान ही नहीं देंगे कि अनट्रिम्ड पूछा है या ट्रिम्ड पूछा है, आप तुरंत इसके साथ जाएंगे। सिर्फ आपसे अगर ऐसा लिखा जाए कि A0 ड्राइंग शीट का साइज बताएं, तो आपको हमेशा यह ट्रिम्ड साइज ही बताने हैं, अनट्रिम्ड साइज नहीं बताने हैं। हाँ, अगर आपको अलग से मेंशन कर रखा हो कि ट्रिम्ड साइज बताएं या अनट्रिम्ड साइज बताएं, तो आपको रिस्पेक्टिव जो भी इसके साइजेस आपके सामने दे रखे हैं वो बताने हैं। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। लास्ट में उसमें दे रखा था कुछ कन्वेंशन डायग्राम में, ये आपके मटेरियल्स वगैरह के, तो आपकी ड्राइंग बुक में भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। यहाँ भी मैं आपको लेकर के आया हूँ कि ताकि आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। सबसे पहले ये जो सिंबल है किसके लिए रहेगा? स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, इट्स अलॉय, एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉय। एल्यूमिनियम का बहुत बार पूछ लेते हैं, तो देखिए ध्यान रखने के लिए एक जैसी लाइनें इसके अंदर लगाई हैं, कोई डबलिंग नहीं है, एक जैसी लाइनें आपके सामने यहाँ पे लगा करके दिखाई गई हैं। तो ये सारी जो स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह के लिए शामिल रहने वाली है। उसके बाद दे रखा है दूसरा, ये दोनों ही मेटल्स के हैं, तो देखिए इसमें लाइन डबलिंग करके थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, याद करने के नज़रिए से देख लेना आप। ये जो साइज आपके सामने, ये लेड, जिंक, टिन, वाइट मेटल एक्सेट्रा की हैं। इनमें से कोई एक आध मेटल का और नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित जितनी भी मेटल हैं उसके लिए ये जो कन्वेंशन है वो यूज में लिया जाएगा। अगला है आपके सामने ग्लास का काफ़ी इजी सिंबल है, देख करके ये आप पहचान जाओगे ये कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इनमें से 4 ये डायग्राम दे दिए, निम्न में से ग्लास का कन्वेंशन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये है। इसके बाद अगला पोर्सेलिन या स्टोनवेयर, मार्बल मतलब स्टोन वगैरह के लिए ये आपका कन्वेंशन है वो यूज में लिया जाएगा। देखिए डॉटेड लाइंस इसके अंदर लगा रखी हैं। ठीक है, अगला जो आपका दे रखा है वो एस्बेस्टस, फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट, पेपर, कॉर्क, लिनोलियम, रबर, लेदर, वैक्स, इंसुलेटिंग एंड फिलिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा के लिए ये आपका सिंबल रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है ये। लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे नज़रिए से वो ये तीनों हैं, या फिर आपका वुड से रिलेटेड है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ग्लास का, मेटल्स का और वुड का, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। और लास्ट में कंक्रीट का भी आपको दिखा रखा है, ये इजी रखने याद रखने में काफ़ी इजी रहेगा। वाटर वाला भी काफ़ी इजी है, आप हमेशा से 10th तक भी साइंस वगैरह में बनाते हुए आएंगे, वाटर का बीकर में इस टाइप से ही बनाते हैं हम। और वुड का देखिए पेड़ों के अंदर कुछ इस तरह के निशान होते हैं, जब अंदर से काटते हैं तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और कंक्रीट के लिए भी इस टाइप से छोटे छोटे जो फाउंडेशन बोल्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे हम, उनमें कंक्रीट को इसी तरीके से शो किया जाता है, तो इस तरीके से ये कन्वेंशन है वो आप याद रख सकते हैं। तो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाए, ताकि थोड़ा मोटिवेशन है वो हमको भी मिलता रहे, क्योंकि नौकरी और परिवार बच्चों में से समय निकाल करके ये वीडियो बना रहे हैं। वो भी आज छुट्टी थी इसलिए इतना समय निकाल पाए हैं, बाकी समय मिल नहीं पाता है। बाकी कोशिश करते रहेंगे कि इसी तरीके से PDF प्रिपेयर करके आपको करवाएं। इसके आगे नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं उसकी भी एक PDF मैं रेडी करने की कोशिश कर रहा हूं। शायद शाम तक या कल तक वो PDF के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊं कि क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे, वो भी हम वीडियो के माध्यम से यहीं पे शेयर करने वाले हैं। आप भी तब तक इसके ऊपर पढ़ाई करिए और उसमें आप क्वेश्चन सोल्व करके देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है कितनी नहीं हो पाई है। अपने आप को हमेशा माप करके देखना है आपको कि जो आपने पढ़ लिया वो आपको कितना आया और कितना नहीं आया, कहाँ आपकी कमी रह गई, वो आपको यहाँ से दूर करनी है। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।